हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। आज की इस वीडियो में करेंगे क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग, और इंग्लिश मीडियम में पीपल एज रिसोर्स। तो अगर आपने इस चैप्टर को पहले से पढ़ा हुआ है तो कोशिश करनी है कि आप जो है मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करो। फाइनल स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना है। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से सिलेक्ट किए गए हैं, जिससे कंप्लीट चैप्टर आपका कवर हो जाए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is the most absorbing sectors of the Indian economy? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है? तो हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर 3 क्षेत्र हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिशरी सेक्टर। अगर हम बात करें जीडीपी में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जो देता है वो तो देता है टेरिशरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र। लेकिन अगर बात आती है रोजगार देने में कि सबसे ज़्यादा जो रोजगार है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन सा सेक्टर दे रहा है, तो वो देता है प्राइमरी सेक्टर। क्योंकि अभी भी हमारी कंट्री में मोर देन 60% से भी ज़्यादा लोग खेती बाड़ी यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। ठीक है, जीडीपी में इनकी जो है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे कम है, लेकिन ये रोजगार सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? ठीक है ना, यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऑप्शन, इसको देख के बताना है कि इसमें से किसको हम प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड कर सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर को ना आप एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं हम, क्योंकि प्राइमरी वाले में मेन एग्रीकल्चर है, पशुपालन है, मछली पालन है। ठीक है, अभी ऑप्शन में देखो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग आपका प्राइमरी सेक्टर नहीं बल्कि सेकेंडरी सेक्टर है। टूरिज्म कम्युनिकेशन ये टेरिशरी सेक्टर है, जबकि यहाँ पर बात एक आया है फॉरेस्ट्री वानिकी, ये प्राथमिक क्षेत्र से बिलोंग करता है। सेकंड क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन दिस सेकेंडरी सेक्टर? इनमें से कौन सा सेकेंडरी सेक्टर है? जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैन्युफैक्चरिंग जो होता है ना वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। ओके, तो आंसर तो हमारा बी हो गया। बाकी जो और ऑप्शन है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग है, मुर्गी पालन, जितने भी जानवर पालन है, मछली पालन है, सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आ गया। ट्रांसपोर्टेशन है, ये टेरिशरी सेक्टर के अंदर आएगा, तृतीय क्षेत्र में। उत्खनन, ये भी जमीन से जुड़ी हुई चीज है, तो ये भी आपका किस में रहेगा? प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में रहेगा। हमसे पूछा हुआ था सेकेंडरी सेक्टर, तो हमारा आंसर तो बी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टेरिशरी सेक्टर? निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र में शामिल है? ठीक है ना, टेरिशरी सेक्टर का दूसरा नाम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर सर्विसेज प्रोवाइड होती है। अब किसी डॉक्टर की सर्विस है, किसी टीचर की सर्विस है, तो ये सारे के सारे जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, इसके अलावा कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, ये सारे के सारे जो है ना, बैंकिंग हो गया, ये सब के सब आपका टेरिशरी सेक्टर के अंदर आता है। तो यहाँ पर हमें कौन सा दिख रहा है? हेल्थ सेक्टर, तो ये आपका किस में आएगा? टेरिशरी के अंदर। बाकी फिशिंग आप खुद समझ गए, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। ट्रेड सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, और जो माइनिंग है, माइनिंग खुदाई वाला, खनन वाला काम, ये प्राइमरी सेक्टर का है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुकिंग द फूड, क्लीनिंग द क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स बाय राखी इन हर होम इज कम्स अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी? राखी द्वारा अपने घर में खाना पकाना, कपड़े और बर्तन साफ करना किस प्रकार के कार्य के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो राखी ये सारा काम अपने घर पे कर रही है। घर पे कर रही है, इसका मतलब इस काम के बदले उसे पैसे नहीं मिलेंगे। और जब काम के बदले पैसे नहीं मिलते हैं, हम सिर्फ अपने प्यार और अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए जो काम करते हैं, अपनी फैमिली के लिए जो हम काम करते हैं, जिसके बदले हमें पैसे नहीं मिलते हैं, तो उस टाइप के काम को बोला जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि गैर आर्थिक गतिविधि। अगर यही काम राखी किसी और के घर पे जाकर करती और वहां से उसको पेमेंट मिलता, पैसे मिलते, तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में बोलते। ठीक है ना, बट यहाँ पर क्योंकि घर पे कर रही है, इस वजह से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि गैर आर्थिक गतिविधि है। नेक्स्ट है, इन विच कैटेगरी विल यू क्लासीफाई द एक्टिविटी ऑफ ब्राइब टेकिंग? रिश्वत लेने की गतिविधि को आप किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे? अब लोग क्या करते हैं, रिश्वत लेना वैसे तो बिल्कुल इलीगल है, गलत बात है, बिल्कुल मोरल के हिसाब से भी सही नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो अगर हम एक बात आती है कि रिश्वत लिया तो वो किस टाइप की एक्टिविटी हुई, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा जिसमें काम कर रहे थे, काम के बदले पैसे नहीं मिल रहा था, लेकिन रिश्वत लेंगे तो पैसा तो मिलेगा, लेकिन फिर भी हमारी इकोनॉमी में इसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से इलीगल है। तो हमारा 6 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र
मौसमी बेरोजगारी की समस्या का सामना करता है। मौसमी बेरोजगारी इस टाइप की बेरोजगारी जिसमें लोगों को एक सीजन में तो काम मिले, दूसरे सीजन में काम ना मिले, तो उस टाइप की बेरोजगारी को क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और ये मोस्टली हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? ये एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जब खेत में काम आता है तो सब लोगों को काम मिल रहा रहता है, और जब एकदम बीच में एक ऐसा समय आता है कि सब लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलता है हमें कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट है, इन विच एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम वेरी कॉमन। किस क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बहुत आम हो गई है? कौन सा वाला एरिया है जहाँ पर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब लोग पढ़ लिख गए हैं लेकिन उनको उनकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती, तो फिर मजबूरी में उन्हें किसी और टाइप का जॉब करना पड़ता है, या फिर कुछ लोग अगर उनको उस टाइप का जॉब नहीं मिलता है तो वो काम ही नहीं करते। तो उस टाइप की बेरोजगारी को क्या बोलेंगे? शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है अर्बन एरिया यानी कि शहरी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट एंगेजेस 12 पीपल, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दिस इज? किसी काम के लिए 5 लोगों की आवश्यकता है लेकिन 12 लोगों को शामिल कर लिया जाता है, तो ये किस प्रकार की बेरोजगारी है? ठीक है ना, इस टाइप की बेरोजगारी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी। इंग्लिश में इसका एक ही नाम है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पर कि लोगों को जरूरत तो हो कम की लेकिन ज्यादा लोग लगे रहते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा लोग लगे हुए हैं ना, वो किसके अंदर आएंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी के अंदर। ठीक है, तो आपका 9th का सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है? अब इनमें से कौन सा एरिया है जहां पर प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलता है? आपको क्या लगता है? इंडस्ट्री जितने भी होते हैं सब एकदम प्राइवेट कंपनियों के हाथ में होते हैं, वो कभी ऐसा होने देगा क्या? वो तो बल्कि पीस के काम ले लेता है, जहाँ पे 4 लोगों की जरूरत है 2 लोगों को रखवा के काम करा लेता है। तो इंडस्ट्रीज में तो आप सोचना मत, माइनिंग में भी नहीं, फिशरीज में भी नहीं देखने को मिलता है। ये जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ये भी देखने को मिलता है कहाँ पर? एग्रीकल्चर सेक्टर में ही। तो यहाँ से 2 चीजें क्लियर हो गई कि एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र में 2 तरीके की बेरोजगारी देखने को मिल रही है। एक तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी भी वहीं पर देखने को मिल रही है, और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट प्रच्छन्न बेरोजगारी भी वहीं पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है, शिफ्टिंग ऑफ लेबर्स फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ वर्क इज नोन एज। काम की तलाश में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में श्रमिकों का स्थानांतरण जो है उसको किस रूप में जाना जाता है? अब काम की तलाश में गांव के बहुत से जो नौजवान होते हैं वो शहरी क्षेत्र में स्थानांतरण हो जाते हैं, तो उसको क्या टर्म दिया गया है? ठीक है ना, उसको टर्म दिया गया है माइग्रेशन। ठीक है ना, जब एक गांव से लोग आकर शहर में शिफ्ट हो जाते हैं नौकरी करने के लिए, क्योंकि उनको वहां पे कोई काम नहीं मिल रहा, तो उसको टर्म दिया जाता है माइग्रेशन, और हिंदी में प्रवास। नेक्स्ट है, विच एज ग्रुप इज इंक्लूडेड इन वर्कफोर्स पॉपुलेशन? कामकाजी आबादी में कौन सा आयु वर्ग को शामिल किया जाता है? मतलब कौन सा ऐसा पॉपुलेशन है जिसको हम कहेंगे अगर वो बंदा वो बंदा काम नहीं कर रहा ना, तब हम उसे बेरोजगार कह सकते हैं। तो उस कामकाजी आबादी के अंदर जो है ना, हमारे इंडिया में 15 से लेकर 59 वर्ष के लोगों को शामिल किया जाता है। ठीक है, 14 साल से नीचे वाले को तो काम करना अलाउड है ही नहीं। ठीक है, तो 15 साल से लेकर 59 साल के बीच में जो भी लोग काम करना चाहे, उसकी इच्छा भी होनी चाहिए और उसको काम मिल रहा है, तब वो पूरी तरीके से वो जो है और उसको रोजगार है। लेकिन यहीं से बेरोजगारी की डेफिनेशन भी आती है। ठीक है ना, कि 15 से 59 वर्ष के बीच के का कोई भी इंसान जिसको कि काम करने की इच्छा है पर उसको काम नहीं मिल रहा है, तो वैसे लोग बेरोजगार कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच एज ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन डज सर्व शिक्षा अभियान एम्स टू प्रमोट एजुकेशन? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देना है? तो हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान जो है काफी सालों से चल रहा है, सर्व शिक्षा अभियान, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना है, और जिस वजह से 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, और उसके अलावा उन्हें मिड डे मील भी दिया जाता है। तो 13 क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट रेफर्स टू द डेथ ऑफ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ। शिशु मृत्यु दर का तात्पर्य यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, वर्ष से कम आयु के बच्चे की मृत्यु से है। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के अंदर ये देखा जाता है कि 1000 जितने भी बच्चे पैदा हुए, 1000 पैदा हुए बच्चे में 1 साल के अंदर अंदर जितने बच्चों की डेथ हो जाती है उसको शिशु मृत्यु दर बोला जाता है। और ये 1 वर्ष तक के ही
बच्चों का देखा जाता है, ठीक है ना। तो आपका 14th क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर 2001। 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। अब हमारे देश में जनगणना हर 10 साल बाद होता है। 2001 में हुआ था, फिर 2011 में हुआ, अब 2021 में हुआ होगा। लेकिन आपकी बुक में अभी भी इन लोग पुराना डाटा लेके घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको याद भी वही करना पड़ेगा। और वैसे भी 2001 और 2011 ये दोनों मामले में ही जो साक्षरता दर सबसे ज़्यादा केरला के अंदर है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वॉज द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट इन 2001। 2001 की जनगणना के अनुसार जो है साक्षरता दर का क्या प्रतिशत था, मतलब हमारे देश की कुल जितनी भी जनसंख्या है उसमें से कितनी जनसंख्या पढ़ी लिखी पाई गई जब 2001 में जनगणना हुआ, तो ठीक है ना। तो 2001 के अनुसार जो है परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट वो 65%, ठीक है ना। वही 2011 में बढ़कर जो है 73 के आसपास, 73 पॉइंट समथिंग के आसपास हो गया था, ओके। लेकिन फिर भी इन दोनों में आप देखोगे ना तो फीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो मेल से हमेशा कम ही रहता है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द सेक्स रेशो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था। तो 2000 लिंग अनुपात क्या बोला जाता है, 1000 पुरुष के, मतलब कि 1000 पुरुष के ऊपर अगर हम देखें कि कितने महिलाएं हैं तो उसी को तो लिंग अनुपात बोला जाता है, ठीक है ना। तो हमारे इंडिया के अंदर जब 2001 में जनगणना हुई तो 1000 प्रति, मतलब कि प्रति 1000 पुरुष पर 933 महिलाएं पाई गई, ठीक है। तो ये 933 फीमेल्स पर 1000 जो है ये है 2001 का सेंसस, ठीक है। 17 का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में 2011 वाला पूछ ले तो 2011 में थोड़ा सा जो है इन लोग काफ़ी नियम लेकर आए कि हाँ आप चेक नहीं करा सकते या फिर कि मतलब बच्चे को जो भी है बहुत सारे नियम लेकर आए जिसमें से थोड़ा सा और लोग पढ़े लिखे भी अवेयर भी हुए, जिस वजह से 2011 में जो है ये लिंग अनुपात 943 हो गया। अब 2021 का डाटा आएगा तो हमें पता चलेगा कि और कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है या फिर क्या हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन। जनसंख्या की गुणवत्ता किस चीज़ पर निर्भर करती है। जो पॉपुलेशन की क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं, पॉपुलेशन की क्वालिटी जो है किस चीज़ पर डिपेंड करती है। जनसंख्या तो है लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी है ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी पढ़ी लिखी है, उनका हेल्थ कैसा है और उनके अंदर कौन कौन से स्किल हैं। तो ये तीनों के तीनों ही है जो है डिपेंड करता है किसी भी पॉपुलेशन की क्वालिटी को लेकर। तो 18 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पॉपुलेशन आर लाइबिलिटी फॉर द इकोनॉमी। किस प्रकार की जनसंख्या जो है अर्थव्यवस्था के लिए एक दायित्व है। अब ये जो जनसंख्या है ना किसी भी कंट्री के लिए एक असेट्स भी हो सकता है, एक संपत्ति भी हो सकता है और दूसरा ये लाइबिलिटी यानी कि दायित्व भी हो सकता है। अगर आपकी जनसंख्या लिटरेट हो और हेल्दी हो, साक्षर हो और स्वस्थ हो तो वैसी जनसंख्या क्या कहलाएगी, वो आपके लिए असेट्स के रूप में काम करेगी, संपत्ति के रूप में काम करेगी, क्योंकि आप उन्हें कोई भी काम दोगे तो वो कर लेगी, आसानी से कर लेगी और देश के विकास में बढ़ावा देगी। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी जनसंख्या जो कि अनपढ़ है और अनहेल्दी है वो तो किसी काम के लायक ही नहीं है ना, वो तो धरती पे बोझ है। तो इस प्रकार की जनसंख्या जो है अर्थव्यवस्था के लिए एक दायित्व बन जाती है। तो 19 क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और अब क्वेश्चन नंबर 20 इन विच फील्ड द इन्वेस्टमेंट फॉर्मुलेट्स ह्यूमन कैपिटल। किस क्षेत्र में निवेश करने से मानव पूंजी का निर्माण होता है, मतलब कौन से ऐसी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया जाए, पैसा लगाया जाए तो ह्यूमन कैपिटल का निर्माण होगा, ओके। तो ह्यूमन कैपिटल का निर्माण करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको एजुकेशन पे खर्च हो, उसका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, साथ में कोई भी अब इंसान सिर्फ पढ़ लिख के थ्योरी सीख के थोड़ी ना कोई काम करेगा, ट्रेनिंग भी तो ज़रूरी है ना। तो ये तीनों ही चीज़ें ज़रूरी होती है जिसके बाद ही ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से 20 का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो गाइस इस चैप्टर में आपके टोटल 20 ही क्वेश्चंस थे। होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। कोई भी चैप्टर आपने मिस आउट किया है तो प्लेलिस्ट में विजिट करके वहाँ से आप सारी वीडियोस को देख डालिए, बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।